हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और जैसा कि आप जानते हैं कि परिपथ चल रहे थे हमारे, और आज का जो लास्ट जो परिपथ है परिपथ नंबर 7, तो लास्ट वाला परिपथ रह रहा था हमारा 6 तक हमने आपको करा दिए हैं। और अगर आपने वो 6 परिपथ हमारे नहीं पढ़े हैं तो आप उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आपने वो पिछले वीडियोस देख रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं हम आज का इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट। और ये जो है ये जो आज का सर्किट है वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो होता है वो यही होता है। ठीक है, तो इसको तो आप ज़रूर ही कर लें। तो देखिए, इसमें हम श्रेणी LCR परिपथ यानी LCR अर्थात आज हम एक ऐसा परिपथ बनाएंगे जिसमें प्रेरकत्व, प्रतिरोध और संधारित्र तीनों को एक साथ श्रेणी क्रम में लगाएंगे। इसके साथ एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ देंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम परिपथ। ये है हमारे पास परिपथ जिसमें हमने एक प्रतिरोध लगा रखा है R, एक प्रेरक कुंडली L और एक संधारित्र C इसमें हमने लगा दिया है, और वो भी श्रेणी क्रम में लगाए हैं तीनों। और इसमें हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये परिपथ बन जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं R के सिरों पर कुछ विभवांतर होगा, उसको हम VR ले सकते हैं। L के सिरों पर भी कुछ विभवांतर होगा, उसको हम VL ले सकते हैं। और जो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होगा उसको हम VC ले सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब इनकी वैल्यू मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। देखिए VR कितना होगा, VR होगा IR, और VL जो होता है वो IXL हो जाएगा, और VC जो हो जाएगा वो IXC हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों के सिरों पर जो विभवांतर है, ठीक है, उनको हमने लिख लिया है। अब देखिए इसके बाद अब हम बनाएंगे इसका कला आरेख। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, सदिश आरेख बनाएंगे। इसका कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए इस परिपथ में अकेला प्रतिरोध R लगा हुआ है, और हम जानते हैं जब अकेला प्रतिरोध R लगा होता है किसी परिपथ के अंदर, तो उस कंडीशन में धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। तो ये है वोल्टेज VR। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ रखा है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। इसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि माना अकेला L इस परिपथ के अंदर लगा हुआ है, तो जब अकेला L किसी परिपथ के अंदर लगा होता है तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि धारा और वोल्टेज इनमें एक दूसरे के साथ कितना होता है, 90 डिग्री कलांतर होता है। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री कलांतर उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये VL होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम V लिख देते हैं फिलहाल, VL, चलो VL हो गया। इसके बाद देखिए यदि हम मान के चलेंगे कि यदि हम इस परिपथ के अंदर एक अकेला C लगा हुआ मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए परिपथ के अंदर अकेला संधारित्र C लगा हुआ है, शुद्ध संधारित्र, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, इसलिए आप इसको 90 डिग्री कलांतर पर पश्चिमगामी दिखाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ भी क्या होना, 90 डिग्री का कलांतर मैंने इसमें दिखा दिया है, और यही क्या है हमारा VC है। ठीक है, कैपेसिटिव वोल्टेज हो गए, ये इंडक्टिव वोल्टेज हो गए। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज हो गए। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना परिपथ तैयार कर लिया है। और एक बार मैं चेक कर लूँ आपको ये लास्ट लाइन दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। वैसे तो आपको दिख रही है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूँ। क्या बना लें, VC। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। अब देखिए, अब हम इन तीनों का परिणामी लेंगे। इसमें हमें 3 वोल्टेज मिले, VL, VR और VC। अब हमारा काम है इन तीनों का परिणामी निकालना। तो कैसे निकालेंगे परिणामी, देखिए सबसे पहले हम एक मान के चलेंगे, पहले हम VL और VC का परिणामी निकाल लेते हैं, फिर आप VR को उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले VL और VC का, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि VL ग्रेटर देन है VC से, तो उस कंडीशन में VL माइनस VC जो होगा
ये जो हुआ ना, ये यही क्या है, VL माइनस VC है, ठीक है। इन दोनों का परिणाम ये आ गया, जो कि कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर VL को ग्रेटर देन मान लिया है, ठीक है। अगर आप चाहे तो VC को भी ग्रेटर देन मान सकते हैं, तो फिर वो नीचे हो जाएगा, उससे कोई समस्या नहीं होगी, तो आप इसको लिख सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने इसको और भी अच्छे तरीके से बताया था, मैंने एक साइन और बताया था इनके बीच में माइनस का, इस तरीके से लगा सकते हैं। इसका मतलब है वो वैल्यू जो आएगी घट करके वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा में से ही कम को घटाना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने मान लिया VL ग्रेटर देन है VC से। अब देखिए VL और VC का हमने रिजल्टेंट निकाला, जो कि क्या है ये। अब इस VL माइनस VC के साथ इस VR का भी क्या निकालें, रिजल्टेंट यानी परिणाम निकाल लें, तो वो तीनों का परिणाम ही हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का परिणाम ये हुआ, और इसके साथ अगर इसका परिणाम निकालें तो ये पूरे VL VC और VR इन तीनों का परिणाम ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए VL माइनस VC और VR इनका परिणाम निकालने के लिए क्या देख रहे हैं हम, कि VL माइनस VC और VR इनके बीच में कितना 90 डिग्री का अंतर है। तो इस तरीके से हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये फिर से क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन के तैयार हो गया। और इसमें जो आएगा हमारा समांतर चतुर्भुज नियम से, वो इन सब का परिणाम ही कहाँ आएगा, वो इधर आएगा, और इसी को मान लेते हैं हम V, ठीक है। तो ये तीनों का परिणाम ही आ गया अभी, ठीक है। तीनों का किस लिए आ गया, देखिए तीनों का इसलिए आ गया क्योंकि ये VL माइनस VC और VR इन दोनों का है, और VL माइनस VC ऑलरेडी इन दोनों का हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो V आया है, ये कुल क्या आएगा, कुल तीनों का परिणाम ही निकल के आ गया, और हमें इस V का ही मान निकालना है, अर्थात पूरे परिपथ का परिणामी विभवांतर निकल के आ गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम V को, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, इसमें फिर से अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होगी कर्ण का वर्ग बराबर, देखिए ये कर्ण बन गया ना, कर्ण, ये कर्ण होगा, ठीक है। इसको आप क्या करें, इसको आप कर्ण मान लें, ठीक है। ये कर्ण की तरह काम करेगा, क्योंकि हम जो त्रिभुज ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, नीचे वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, कर्ण आधार और लंब। अच्छा एक काम कर लेते हैं, VL माइनस VC कितना, इतना, तो ये सामने भी क्या होगा, VL माइनस VC होगा, ठीक है। तो इसको मैंने सामने इसके बराबर लिख लिया है, इससे कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन सा आपका, ये यानी VL माइनस VC क्या है आपका, लंब हो गया, प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है आपका VR है, तो हम लिख सकते हैं इसको VR का वर्ग। तो इस तरीके से आपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया है, और ये जो V की वैल्यू निकलेगी वो आपकी इन तीनों VL VC और VR तीनों का परिणाम ही निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। V स्क्वायर बराबर, देखिए VL को हम लिख सकते हैं IXL, ठीक है। हम जानते हैं VL क्या है, IXL, और VC क्या होता है, देखिए VC होता है IXC, तो इसको हम IXC कर देंगे, और इसका है होल स्क्वायर, और प्लस VR को हम IR कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा IR, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं IR। अब देखिए यहाँ से हम स्क्वायर है, तो इसको दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब इसमें आई कॉमन लेंगे, और उसका होल स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर कॉमन आएगा, तो आई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये XL क्या बचेगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों टर्म में से फिर से हम आई स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो V स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, ठीक है। फिर से हमने सबको कॉमन कर लिया, तो देखिए क्या बचेगा आपका, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, ये बचेगा। और इस आई स्क्वायर को हम इसके नीचे ले आएंगे, तो ये V स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर हो गया, और ये क्या बचेगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, V अपॉन आई का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम इसको, V अपॉन आई का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको हम, और ये आपका XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। आई थिंक आपके यहाँ तक तो कोई समझने में प्रॉब्लम होगी नहीं, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए ओम के नियम से इसकी तुलना कीजिए, V अपॉन आई, तो ये क्या होता है, एक तरीके से प्रतिरोध है, ठीक है। लेकिन हम क्या जानते हैं, परिपथ के अंदर हमने L, C और R तीनों को लगा रखा है, अर्थात ये क्या है, पूरे परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है ये,
ठीक है, जो कि किसके कारण है, आर एल और सी तीनों के कारण है। और हम जानते हैं कि जब आर एल सी तीनों को एक साथ अगर किसी सर्किट में लगा देते हैं तो वहां प्रतिबाधा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्रतिरोध का। तो ये एक तरीके से क्या आ गया, पूरे परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, जिसको हम प्रतिबाधा कह सकते हैं परिपथ की। ठीक है, क्योंकि तीनों एक साथ मिलकर के प्रतिबाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम प्रतिबाधा को किससे रिप्रेजेंट करते आए अभी तक, जेड से करते आए, तो इसको हम जेड लिख सकते हैं। तो जेड बराबर हमने लिख लिया है एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जेड का मान कैसे निकलेगा, प्रतिबाधा निकालनी है हमें परिपथ की। तो जेड कितना हो गया हमारे यहाँ से, ये अंडर रूट में चला जाएगा, इधर सारा स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा इधर। तो ये एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने परिपथ की प्रतिबाधा निकाल दी और लिख सकते हैं हम जहां Z बराबर V अपॉन आई। ठीक है, परिपथ की क्या है, ये प्रतिबाधा है। ठीक है, प्रतिबाधा है। अब देखिए यहां से हम चाहे तो एक्सएल को ओमेगा एल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ओमेगा एल होती है। और एक्ससी की वैल्यू हमने आपको बता रखी है, एक्ससी क्या होता है, 1/, ओमेगा सी। तो इन दोनों की जगह हम अप्लाई कर सकते हैं वो चीज। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए एक्सएल को ओमेगा एल माइनस एक्ससी को हम 1/, ओमेगा सी लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो एक और हमारा प्रतिबाधा का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं हम इसका रीजन, यहाँ लिख देना, सामने की तरफ लिखना। आप कैसे लिखोगे कि हम जानते हैं एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी जो होता है वो होता है 1/, ओमेगा सी। तो इसलिए हमने इसको यहाँ से एक्स एल और एक्स सी को इतना लिख दिया है, इनसे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इसको आप कहाँ लिखेंगे, सामने लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने प्रतिबाधा के लिए दो फॉर्मूले निकाल लिए। तो ये परिपथ की प्रतिबाधा निकल के आ गई। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आपने परिपथ की प्रतिबाधा निकाली, अब आपको क्या निकालना है, कलांतर निकालना है, यानी VL, VC और VR इन तीनों के मध्य कितना कलांतर होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिए ये जो इस VR को तो मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, इसको नीचे शो कर देता हूँ। ओके, तो ये जो है ना, यही क्या होगा, इनके बीच में कलांतर होगा फाई। तो इनके बीच में मान लीजिए कलांतर कितना है, फाई है, और जो कि कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, परिणामी के साथ देखा जाएगा हमेशा। ठीक, चलिए ये कलांतर फाई है और इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। देखिए कलांतर कैसे निकालेंगे हम, कलांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan फाई लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे, tan फाई। और tan कितना होता है, लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या होगा, VL माइनस VC, VL माइनस VC अपॉन, और आधार क्या होगा आपका, VR होगा। तो इस तरीके से VL माइनस VC अपॉन VR इसका, ठीक है, tan फाई का मान हो जाएगा इस फॉर्मूले की सहायता से, इस फिगर की सहायता से। और यहाँ से हम tan फाई का जो मान निकालेंगे वो कितना होगा, देखिए VL माइनस VC। एक तो आपका इतना हो चुका है, ये एक आपका फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब यदि VL को हम क्या लिख दें, VL को IXL और VC को IXC लिख दें, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि VL IXL हो गया और VC IXC हो गया, अपॉन VR को IR कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से I को कॉमन लेकर के नीचे से ऊपर I को काट देंगे, तो tan फाई कितना हो जाएगा, I को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि कट जाएगा, कॉमन लेकर I से I कैंसिल। तो ये आपका XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन चुका है। और यदि आप XL को फिर से क्या लेंगे, ओमेगा एल, XC को 1 अपॉन ओमेगा सी लेते हैं, तो आपका एक और फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, tan फाई कितना होगा, XL को ओमेगा एल और XC को 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन R। तो इसका एक और फॉर्मूला आपका निकल के आ चुका है। तो इसके तीन फॉर्मूले आ गए। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे तीनों ही किस प्रकार से आए हैं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कलांतर निकालने के लिए आपको तीन फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, तो इन तीनों को आप याद रखें। आप सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे न्यूमेरिकल की कंडीशन क्या है। अगर आपको वोल्टेज दे रखे तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कलांतर निकालने के लिए, और यदि उनकी
यानी कि उनके एक्सएल, एक्ससी और आर के अगर मान दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर तो आप ये लगाएंगे। और यदि आवृत्ति दे रखी है, कौन, ये आवृत्ति दे रखी है, ठीक है, और प्रेरकत्व का मान दे रखा है, संधारित्र की धारिता दे रखी है, प्रतिरोध का मान दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसमें क्या आपको गिवन वैल्यू दे रखी है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ जो आपको समझनी है वो क्या है, देखिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ इस पूरे को, और इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख दूंगा साइड में, ठीक है, इसको भी हम ऊपर लिख देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो क्या है देख लें, जेड बराबर है अंडर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। लिख देते हैं इसको, क्या था, जेड बराबर अंडर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, यही तो था जेड का फॉर्मूला। इसको हमने ऊपर लिख दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन आती है, विशेष स्थितियां। तीन कंडीशन इसमें आती हैं, क्या होंगी, देखिए सबसे पहला देखते हैं नंबर फर्स्ट, यहां पर आप VL को ग्रेटर देन ले सकते हैं VC से, पहली कंडीशन। तो फिर देखेंगे इनके बीच में कलांतर कितना है, ठीक है। दूसरा, यदि आप VC इज ग्रेटर देन VL लेते हैं तो फिर देखेंगे कलांतर क्या है, ठीक है, और कौन अग्रगामी कौन पश्चिगामी, इस तरीके से हम इसमें चेक करेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, देखिए तीसरी कंडीशन बनेगी जब एक्सएल और एक्ससी यानी कि VL और VC क्या है, एक दूसरे के बराबर आ जाए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर क्या होगा, धारा अग्रगामी होगी, पश्चिगामी होगी, या समान कला में होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 कंडीशन मिलेंगी। तो सबसे पहली कंडीशन लेते हैं, क्या है कि यदि हमने क्या मान लिया है, VL ग्रेटर देन VC, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब हो गया एक्सएल इज ग्रेटर देन हो गया एक्सी से, क्योंकि VL को IXL और VC को IXC लिखेंगे तो आई से आई कैंसिल, तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि एक्सएल ग्रेटर देन है एक्सी से, ठीक है, तो यहाँ ये इसमें देखिए एक्सएल इज ग्रेटर देन है एक्सी से, तो tan फाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, ज्यादा में से कम चीज को हटाएंगे तो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी। अर्थात एक्सएल बराबर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, तो हम लिख सकते हैं, तो tan फाई का मान क्या रहेगा, तो tan फाई का मान धनात्मक होगा। तो tan फाई का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः इस कंडीशन में क्या होगा, अतः इस स्थिति में वोल्टेज अग्रगामी होंगे, तथा धारा पश्चगामी होगी, कि ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको, पॉजिटिव मिल रही है। पॉजिटिव का मतलब ही समझ लीजिए आप, पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखिए हम क्या जानते हैं, अगर हम पहले R की बात कर लें, जब किसी परिपथ में R लगा होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं धारा और वोल्टेज क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, ना अग्रगामी ना पश्चिगामी। तो इसलिए R का तो केस छोड़ दीजिए, R लगा है या नहीं लगा है तो कलांतर नहीं आता है। तो R के लगे होने और ना लगे होने से कोई कलांतर नहीं क्रिएट होता उनका, ठीक है। तो देखिए कोई कलांतर नहीं होगा, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं L और C। तो कलांतर कब उत्पन्न होता है, जब परिपथ में या तो L लगा हो या C लगा हो। इसको तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि इससे कलांतर उत्पन्न होगा ही नहीं, लगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें कलांतर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके लगे होने से, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। बात कर लेते हैं इन दोनों की। यदि मैंने मान लिया कि L की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है C से, यानी इसका प्रतिरोध क्या है, एक तरीके से प्रतिरोधी हो गया, ठीक है। हालांकि क्या बोलेंगे, अकेले L के लिए क्या बोलेंगे, प्रतिघात बोलेंगे। तो इस इंडक्टर का प्रतिघात क्या होगा, संधारित्र के प्रतिघात से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इसमें जो इफेक्ट जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, है इसका प्रतिघात ज्यादा है ना, तो इसमें जो धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर उत्पन्न होगा वो किसकी वजह से होगा, इसके प्रभाव की वजह से होगा, इंडक्टर के प्रभाव के कारण होगा।
और जब हम जानते हैं किसी परिपथ के अंदर इंडक्टर लगा होता है यानी एल लगा होता है, तो उस कंडीशन में वोल्टेज धारा से हमेशा क्या होते हैं, अग्रगामी होते हैं। देखिए ये रहा, तो वोल्टेज क्या होते हैं, धारा से अग्रगामी होते हैं, क्योंकि इसमें इफेक्ट इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। अगर हमने ये लिया है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो इसका प्रभाव ज्यादा है और ये इसके सामने क्या हो गया, निरर्थक हो गया, मतलब इसका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसका ज्यादा रहेगा, ठीक है, इसका इफेक्ट ज्यादा है और इसके इफेक्ट की वजह से हम क्या जानते हैं, हमेशा वोल्टेज क्या होते हैं, अग्रगामी। तो वही तो लिखा है मैंने इसमें, वोल्टेज अग्रगामी और धारा क्या होगी, पश्चगामी होगी। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा पहला टर्म। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड स्थिति की, नंबर 2। क्या है कि यदि हमने मान लिया है VC इज ग्रेटर देन है VL से, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात इसका मतलब हो गया XC इज ग्रेटर देन है XL से। बिल्कुल क्लियर है भाई, VC को IXC और VL को IXL करेंगे तो I से I कैंसिल, तो X इज ग्रेटर देन XL। अब इस परिपथ में क्या होगा, देखिए XC क्या है, XC की वैल्यू ज्यादा है और XL कम हो गया, तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा जा रही है, देखिए माइनस में है ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, हम लिखेंगे तो tan फाई का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो tan फाई का मान ऋणात्मक होगा। इतना आपको समझ में आया, आप यहां से निकाल सकते हैं tan फाई का मान नेगेटिव ही आएगा। और नेगेटिव आने का मतलब क्या है, यहां पर इस बार धारा क्या रहेगी, अग्रगामी रहेगी, वोल्टेज पश्चगामी होंगे, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल इसका। लिख सकते हैं हम, अतः इस स्थिति में धारा वोल्टेज से अग्रगामी होगी, अग्रगामी होगी, ठीक है। या आप अलग अलग लिख सकते हैं कि धारा अग्रगामी और वोल्टेज क्या होंगे, फिर पश्चगामी हो जाएंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप देखिए इसको भी समझ लीजिए, ऋणात्मक होने से धारा अग्रगामी क्यों होगी, देखिए बिल्कुल जो अभी आपको बताया था उसका उल्टा। देखिए इस बार क्या है, जो संधारित्र है, ठीक है, इसका प्रतिघात क्या आ रहा है, ज्यादा ले लिया हमने, अधिक लिया हमने, तो इसका मतलब केवल और केवल कैपेसिटर का प्रतिघात क्या है, ज्यादा है। तो कैपेसिटर के प्रतिघात के सामने जो इंडक्टर है यानी कि प्रेरक कुंडली है उसका प्रतिघात क्या है, कम, तो ये क्या हो गया, अस्तित्वहीन हो गया, या कह सकते हैं प्रभावहीन हो गया। तो इस पर परिपथ में जो प्रभावी प्रतिघात रहेगा वो किसके कारण रहेगा, संधारित्र के कारण रहेगा, ठीक है। तो संधारित्र का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका प्रतिघात ज्यादा है, तो आर के लगे होने से कलांतर उत्पन्न होता ही नहीं है, समान कला में होते हैं, इसलिए आर को छोड़िए, इन दोनों में प्रभाव किसका ज्यादा है, सी का ज्यादा है। तो सीधी सी बात है। तो इस तरीके से मान के चलिए जैसे कि इस परिपथ के अंदर क्या लगा है, एक संधारित्र लगा हुआ है, शुद्ध संधारित्र काम कर रहा है इसके अंदर, सिर्फ ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है। और जब संधारित्र लगा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या जानते हैं, उस कंडीशन में हम जानते हैं कि सदैव धारा अग्रगामी होती है और वोल्टेज क्या होते हैं, पश्चगामी। तो इसलिए यहाँ पे भी आप शो देखिए, यहाँ पर शो किया मैंने, यहाँ देख पा रहे हैं VC क्या होगा, पश्चगामी होगा, और करंट क्या होगी, I अग्रगामी होगी। तो इस परिपथ के अंदर C का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, और जब किसी परिपथ में C लगा होता है, संधारित्र लगा होता है, तो हम जानते हैं कि धारा अग्रगामी और वोल्टेज क्या होते हैं, पश्चगामी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है ऋणात्मक होने का कारण हो गया, ठीक है, कि ये क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन है एक्सएल से, और इस कंडीशन में क्या आएगा, मान ऋणात्मक आया, और हम कह सकते हैं कि वोल्टेज क्या हो जाएंगे, पश्चगामी हो जाएंगे, और धारा क्या हो जाएगी, अग्रगामी हो जाएगी। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है, बहुत ही मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब एक लास्ट रह गया, लास्ट क्या रहेगा, देखिए लास्ट रह गया इसमें नंबर 3 कि यदि एक्सएल यानी VL और VC क्या आ जाए, बराबर आ जाए, अर्थात एक्सएल और XC क्या हो जाए, बराबर आ जाए। अब तक तो हमने पहले एक बार एक्सएल को ज़्यादा लिया, दूसरी बार में XC को ज़्यादा ले लिया, लेकिन अगर ये बराबर है तो क्या होगा, तो इसको मैं यहीं से रफ कर देता हूँ और यहीं कर दूंगा इसको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें और मैं यहीं से रफ करके यहीं कर दूंगा इसको, थर्ड वाली को। थर्ड कंडीशन, यदि मैंने मान लिया है क्या,
VL बराबर है VC, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात इसका मतलब हो गया कि VL को IXL और VC को IXC करेंगे तो I से I खत्म, यानी कि XL बराबर क्या हो गया XC। और XL बराबर XC, आप समझ रहे हैं, XL बराबर XC, ये मैंने आपको एक अनुनादी परिपथ बताया था पीछे, अनुनादी परिपथ की कंडीशन है। इस स्थिति में तो परिपथ के अंदर अनुनाद उत्पन्न हो जाता है, तो वहां से अनुनादी आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस परिपथ के अंदर भी अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें, इसको आगे बढ़ा दीजिए और ये बताइए कि परिपथ में अग्रगामी है धारा या पश्चगामी है, ठीक है, ये निकालिए। और उसके बाद में अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो उसके लिए अनुनादी, ठीक है, आवृत्ति का व्यंजक भी आप निकाल लेंगे, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, एक्सएल बराबर एक्सी, और यहाँ से एक्सएल को ओमेगा एल और इसको 1/ओमेगा सी, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ओमेगा बराबर 1/अंडर में एल से, और ओमेगा को 2πf कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट वही ऐसा ही करना जैसे हमने आपको पिछले, ठीक है, पिछले डेरिवेशन में आपको करके दिखाया था। तो ये आपके लिए होमवर्क में काम है, आप अनुनादी आवृत्ति अपना आप निकालेंगे, बाकी मैं इसको यहाँ तक सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, और कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए एक्सएल बराबर क्या है एक्सी, तो इस कंडीशन में पहले तो हम प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले प्रतिबाधा नहीं, पहले हम कलांतर देखते हैं। पहले एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, तो देखिए एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया, तो ये कट गया यानी 0 हो गया, और 0 से आर में भाग, 0 में आर का भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, और tan फाई जो होता है वो 0 है ना, बट 0 किस में होती है, tan 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से tan फाई बराबर tan 0 और फाई बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, अर्थात इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि फाई जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 0, अर्थात क्या हो गया, कलांतर शून्य हो गया, कलांतर शून्य होगा, कलांतर शून्य होगा, ठीक है। और कलांतर शून्य का मतलब क्या हुआ, कलांतर शून्य का मतलब हो गया कि धारा और वोल्टेज समान कला में है, क्योंकि कलांतर शून्य है, उनके बीच कोई कला है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, समान कला में हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः इस स्थिति में, इस स्थिति में धारा व वोल्टेज समान कला में होंगे, समान कला में होंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं इसको समझा भी देता हूं कि समान कला में कैसे आ गए। समान कला में तब आते हैं जब अकेला आर किसी परिपथ के अंदर लगा हो, और यहाँ पर तीनों लगे होने के बावजूद भी समान कला में आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, तो समझिए। देखिए तीनों इस परिपथ के अंदर लगे हुए हैं, और देखिए दोनों के जो प्रतिघात है वो क्या है, आपस में बराबर, तो ये तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे ना भाई, इसके प्रभाव ने इसका प्रभाव क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये आपस में एक परिपथ के अंदर ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के प्रभाव को इन्होंने निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये तो बिल्कुल ये मान लीजिए कोई रुकावट उत्पन्न करेंगे ही नहीं। अब जब ये दोनों रुकावट उत्पन्न करेंगे ही नहीं परिपथ के अंदर, तो फिर रुकावट कौन उत्पन्न करेगा, सारी की सारी जो रुकावट उत्पन्न होगी वो आर के कारण होगी। तो इस आर के कारण जो रुकावट उत्पन्न हो रही है, तो हम ये भी तो बिल्कुल आप प्रभावी रूप से समझिए, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए, प्रभावी रूप से सोचिए, इन दोनों का प्रभाव खत्म। ये किसी परिपथ के अंदर इस कंडीशन में अगर ये दोनों लगे हैं या नहीं लगे हैं, बात एक ही है। तो ये दोनों लगे हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव खत्म होने के कारण ऐसा मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये परिपथ के अंदर है ही ना, क्योंकि अपना प्रभाव ही नहीं डाल रहे, ठीक है, अपना प्रभाव नहीं डाल रहे, मतलब ये मान लीजिए थोड़ी देर के ऐसा मान लीजिए कि परिपथ के अंदर ये है ही ना। जब ये दोनों परिपथ के अंदर है ही ना, तो इसका मतलब रुकावट कौन उत्पन्न करेगा, आर। और आर जब किसी परिपथ के अंदर लगा होता है, शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है, तो उस कंडीशन में धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर क्या होता है, शून्य, ठीक है। और कलांतर शून्य के कारण समान कला में होते, यही तो था जब अकेला शुद्ध प्रतिरोध हमने किसी परिपथ के अंदर लगाया था, सेम कंडीशन थी, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आएगी। तो आई थिंक आप समझ में आया होगा, तीनों लगे होने के कारण भी परिपथ में कलांतर शून्य क्यों हो गया,
ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है फिगर से भी, ठीक है। और आपको जो पिछली नॉलेज है यानी पिछले प्रैक्टिकल करा वो जो हमने परिपथ कराए थे उसके हिसाब से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखिए इस परिपथ में तीनों लगे हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः इस स्थिति में परिपथ इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे कि अकेला शुद्ध प्रतिरोध प्रतिपथ के अंदर लगा है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं कि अकेला आर की तरह ही काम क्यों करेगा। देखिए यहां से प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं, ये तो हमने थ्योरेटिकल समझा, ठीक है, और हमने अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किया और हमने समझ लिया, लेकिन इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इस चीज को कैसे कर सकते हैं, आप प्रतिबाधा निकाल लीजिए, ठीक है। यदि एक्सएल और एक्सी क्या है, बराबर है, तो प्रतिबाधा जेड कितनी हो जाएगी, जेड का मान कितना होगा, अंडर रूट, ये एक्सएल और एक्सी तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे क्योंकि बराबर है, ये खत्म, तो अंडर रूट आर स्क्वायर रह गया, और इसका मतलब क्या हुआ, आर। तो आप देख रहे हैं परिपथ की प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर आ गई, और प्रतिरोध के बराबर आ गई ना, प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर आ गई, यानी कहने का मतलब क्या है, इन दोनों की रुकावट तो शून्य हो चुकी है, तो प्रतिबाधा जो आ रही है इस परिपथ की निकल के वो किसकी वजह से आएगी, केवल आर की वजह से आएगी, तो आ तो रही है प्रतिरोध आर की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं इसको विद फॉर्मूला, तो हमने यहाँ प्रूफ भी कर दिया है, ठीक है। तो अब बताइए पूरे परिपथ की प्रतिबाधा तीनों लगे होने के कारण भी प्रतिबाधा जो आ रही है अकेले प्रतिरोध के बराबर आ रही है, तो आई थिंक अब तो आपको कोई दिक्कत रही नहीं, इसमें सब कुछ क्लियर हो गया आपके लिए, ठीक है। देखिए जेड बराबर किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। अब सोचिए आप इस परिपथ में तीन लगे हुए हैं, यानी आर एल से तीनों लगे हुए हैं, लेकिन ये दोनों का प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, आर। इसका मतलब प्रतिबाधा का मान क्या होगा, न्यूनतम है, ये सबसे न्यूनतम यही होगा, ठीक है। तो प्रतिबाधा का मान कितना आया, न्यूनतम आया, अकेले प्रतिरोध, ठीक है, आर के बराबर आया, मतलब परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, न्यूनतम। और परिपथ की बाधा न्यूनतम होने का मतलब क्या है, धारा का मान अधिकतम होगा, अर्थात धारा अपने अधिकतम मान पर होगी, ठीक है। तो धारा का अधिकतम मान होगा, और ये कंडीशन क्या है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, अनुनाद की। अनुनाद के लिए भी तो हमने बताया था एक्सएल बराबर एक्ससी बताया था, ये कंडीशन देखिए पहले तो आप देख पा रहे हैं कि एक्सएल बराबर एक्ससी है, यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा आप इससे भी देख लीजिए, आप यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि धारा का मान अधिकतम होगा और प्रतिबाधा क्या होगी, न्यूनतम। तो ये भी तो कंडीशन रेजोनेंस की है, अनुनाद की स्थिति है। तो यहां से अनुनादी परिपथ की तरह ये परिपथ जो है पूरा अनुनादी परिपथ की तरह काम करेगा इस कंडीशन के लिए। और यदि आप एक्सएल बराबर एक्सी और एक्सएल को ओमेगा एल और एक्सी को 1/, ओमेगा सी लेकर के इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अनुनादी आवृत्ति भी निकल आएगी, जैसा कि हमने पिछले, ठीक है, पिछले परिपथ में कराया था। तो वो आपके लिए काम है। अब आप अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक आप खुद यहां से निकालेंगे, अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा है तो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इस कंडीशन से आप रेजोनेंस की कंडीशन निकालें, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लें, तो ये आपके लिए होमवर्क में काम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन मिली हो अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि बोर्ड में आपके 95+ मार्क्स आपके आएँ, क्योंकि हमारा टारगेट ही है 95+ का इस बार। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बात की इन्फॉर्मेशन दें और बताइए कि हमारे चैनल पर फिजिक्स चल रही है, बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।